बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमून के दाएं तरफ एक काला पर्दा लटक रहा था। हमून ने यह पर्दा एक छड़ी से धकेल कर हटा दिया और उसके पीछे से जो चीज़ बरामद हुई वो देखकर नौशी के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। वो इंसानी हड्डियों का मुकम्मल ढांचा था। मत डरो शहजादी, हमून ने कहा, कभी तेरा भी ये हसीनो जमील जिस्म इसी हालत में लोगों के सामने आएगा और देखने वाले सोचेंगे कि यह कौन था। वो खुद ही अपने आप को जवाब देंगे कि यह कोई इंसान ही था। यह ढांचा मुझे मेरे उस्ताद ने दिया था और मेरे उस्ताद को उसके उस्ताद ने दिया था। और यह रवायत चली आ रही है कि यह कभी मिस्र की मलका हुआ करती थी। इसका शुगल मेला यह था कि एक तो इंसानों को कत्ल करवा कर उनके तड़पने का, खून बहने का और आखिरी सांस निकल जाने का तमाशा देखा करती थी। फिर इसका एक शुगल और भी था, किसी गुलाम को सारी रात अपने साथ रखती और सुबह उसे खंजर देकर कहती कि इससे अपना पेट इसी तरह चाक कर लो कि सब कुछ बाहर आ जाए। गुलाम उस हुक्म की तामील करता और मलका की तफरीह तबाह का जरिया बनता था। आहर ये अपने एक गुलाम के हाथों ही इस अंजाम को पहुंची। इस गुलाम ने सारी रात मलका के साथ गुजारी, लुत्फ अंदोज हुआ। जब मलका ने उसे अपना खंजर देकर कहा कि अपना पेट चाक कर लो, तो गुलाम ने खंजर लिया और मलका का पेट चाक कर दिया। उसके पेट से सब कुछ बाहर आ गया और गुलाम उसे तड़पता देखकर कह कहे लगाता रहा। मलका तड़प तड़प कर मर गई तो गुलाम ने अपना पेट चाक कर लिया। आज इस मलका को देख लो। इसने इस ढांचे की तरफ इशारा किया और कहने लगा, मैंने बड़ी मुश्किल से इसकी रूह का सराग लगाया है और कभी कभी इसकी रूह को बुलाया करता हूँ। हमून की ये बात सुनने वाले 3 आदमी और एक नौजवान लड़की थी। उन पर ऐसा तासुर छा गया जैसे उनकी रूहें उनके जिस्मों से निकल गई हों और पीछे गोश्त पोस्त के अकड़े हुए जिस्म रह गए हों। एक तो बात ऐसी थी और दूसरे हमून के सुनाने का अंदाज ऐसा था कि सुनने वालों पर बड़ा ही अजीब तासुर पैदा होता था। एक बात बताओगे हमून? नौशी ने दिल मजबूत करके पूछा। इस मलका की रूह के साथ तुम्हारी क्या बातें होती हैं? बड़ी लंबी बातें होती हैं, हमून ने कहा। अभी मैं तुम्हें इस काबिल नहीं समझता कि एक रूह की बातें तुम्हें सुनाऊं। सुनाऊंगा ज़रूर, तुम्हारे काम आएगी। अगर तुम शहजादी हो तो मलका भी बन सकती हो। इस मलका की रूह ने मुझे बताया था कि मलका इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि उसके हुक्म से अपना पेट अपने हाथों चाक करने वाले फ़ख्र महसूस करते थे कि वो इस मलका के हुक्म की तामील कर रहे हैं। वो तुम जैसी ही खूबसूरत होगी। कोई औरत मलका भी हो, हसीन भी हो, वो अपने आप को देवी समझकर खुदा को भूल जाती है, लेकिन खुदा अपने किसी बंदे को नहीं भूलता और हर बंदे के वो अमाल भी देखता है जो बंदा अपने आप से भी छुपाता फिरता है। आज का हर कुल कल हड्डियों का ढांचा होगा। लंबी बातें हैं, बड़ी लंबी बातें। तुम अपनी बात करो। सैली नोश ने नौशी की सारी बातें खामोन को सुनाई और फिर उसे याद दिलाया कि वो बताए कि ये लड़की कामयाब होगी या नहीं, और कामयाबी नज़र ना आए तो क्या कोई ऐसी सूरत पैदा की जा सकती है कि इसे कामयाबी हासिल हो। इस वक्त तक इतना लंबा काला नाग हमोन के गर्दन के गिर्द एक चक्कर लगा चुका था और उसका मुंह दूसरे कंधे पर था। नाग ने हमोन के इशारे पर मुंह उठाकर फन फैला दिया, जो इतना ही चौड़ा हो गया था जितना चौड़ा हमोन का चेहरा था। अब तो हमोन और ही ज्यादा खौफनाक नजर आने लगा था। नाग का बाकी हिस्सा हमोन की गोद में इकट्ठा हो गया था और कुंडली मारने के अंदाज से हरकत कर रहा था। हमोन ने हाथ लंबा करके एक डंडा उठाया जो कमोबेश 2 फुट लंबा और 2-2.5 इंच मोटा था। उस पर मुख्तलिफ रंगों का कपड़ा लपेटा हुआ था और उसके एक सिरे पर मुख्तलिफ परिंदों के रंग बिरंगे पर बंधे हुए थे। हमोन ने ऊपर देखना शुरू कर दिया। जरा ही देर बाद उसका जिस्म थर थर कांपने लगा। उसने डंडा ऊपर कर दिया और डंडा भी लरसने लगा। यह लर्जा या रेशा बढ़ता गया और वो आहिस्ता आहिस्ता उठने लगा। वो जब खड़ा हो गया तो उसका जिस्म इतनी जोर से लरसने लगा जैसे ये शख्स गिर पड़ेगा और शायद जिंदा ना रह सके। उसका सर पीछे ही पीछे होता जा रहा था और इस तरह उसका मुंह पूरी तरह आसमान की तरफ हो गया। नाग उसकी गर्दन से लिपटा हुआ था। हमोन ने दूसरे हाथ से नाग अपनी गर्दन से अलग करना शुरू कर दिया और उसका जिस्म पहले से ज्यादा कांपने लगा। हमोन ने इस कदर ज्यादा कांपते हुए हाथ से न जाने किस तरह नाग को पकड़ लिया और उसे अपने पीछे एक काले कपड़े पर रख दिया। नाग ने कुछ देर इधर उधर रेंग कर सर उठाया और फन फैला दिया। हटा दे पर्दा, हमोन ने मुंह और ज्यादा ऊपर करके बड़ी बुलंद आवाज से कहा। दिखा दे जो कुछ भी है, हटा दे पर्दा। उसके जिस्म ने और ही ज्यादा थरकना और लरजना शुरू कर दिया। उसके साथ वो अपना सर बड़ी जोर जोर से कभी दाएं कभी बाएं और कभी आगे और पीछे मारता था। उसने कुछ और भी कहा जो कोई भी ना समझ सका। ना ये पता चलता था कि ये कौन सी जुबान है। यूं मालूम होता था
जैसे ये कोई गैर मरई ताकत है जिसने इसके बदन पर कब्जा कर लिया है और ये ताकत उसके जिस्म को तोड़ फोड़ कर फेंक देगी। देखने वालों पर खौफ तारी हुआ जा रहा था। खासी देर बाद हमून का जिस्म सुकून में आने लगा। थरकना कम होता गया, फिर राशा सा रह गया और आखिर जिस्म साकन हो गया। हमून के चेहरे और कुछ हरकत से साफ पता चलता था कि वो अभी नॉर्मल हालत में नहीं आया। उसकी आंखों में कोई ऐसा तासुर था जिससे जाहिर होता था कि वो दूर की कोई चीज़ देखने की कोशिश कर रहा है। कभी वो डंडे को ज़ोर ज़ोर से हिलाता और उसे हवा में इस तरह मारता जैसे किसी आदमी या जानवर को मारा जाता है। वह बड़ी तेज़ी से पीछे को मुड़ा। उसका नाग स्याह कपड़े पर इधर उधर रेंग रहा था। उसने डंडा सर से ऊपर किया और इस तरह ऊपर से नीचे को मारा जैसे वो नाग को मारना चाहता हो। अब हमून की पीठ उन लोगों की तरफ थी। उसने डंडे से सांप को छेड़ा तो सांप ने फन फैला लिया। बता, तूने क्या देखा है? हमून ने नाग से पूछा। जल्दी सही बोल, सब कुछ तारीख है। ये आवाज़ हमून की नहीं थी बल्कि किसी छोटे से बच्चे की थी या किसी बूढ़ी औरत की। सेलिनोश, नौशी, उसके मंगेतर और बदू मुलाजम ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। फिर देख, हमून ने नाग से कहा। मैंने पर्दे उठा दिए हैं। जो तू देख सकता है वो मैं नहीं देख सकता। फिर देख। हमून बार बार डंडे का वो सिरा जिस पर परिंदों के रंग बरंगे पर बंधे हुए थे नाग के फान के करीब ले जाकर जोर जोर से हिलाता था और इसी जोरदार तरीके से नाग फान को दाएं बाएं हिलाता और कभी पीछे ले जाकर डंडे पर झपटता था। तारीकी में एक मध्यम सी किरण नजर आई है। फिर उसी बच्चे या बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनाई दी जो पहले भी सुनाई दी थी। हमून ने 2-3 मरतबा फिर नाग से कुछ ऐसे ही सवालात पूछे और उसे जवाब बच्चे या बूढ़ी औरत की जुबान से मिले। वो उठ खड़ा हुआ और डंडा बड़ी जोर जोर से हवा में मारने लगा। वह उछलता भी था और उसकी हरकतें पागलों जैसी थीं। वह अकड़ू बैठ गया और अब उसका मुंह उन लोगों की तरफ था। उसने सर झुका लिया और खासी देर बाद सर उठाया और नौशी के चेहरे पर नजरें गाड़ दी। उसे टिक टकी बांधे देखता रहा, फिर उठा और नौशी के सर से एक बाल उखाड़ लिया। वापस अपनी जगह गया। करीब पड़ी एक इंसानी खोपड़ी उठाकर अपने सामने रखी और मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ाकर नौशी के बाल पर फूंक मारी और बाल खोपड़ी के सर पर रख दिया। तुम्हें 2-3 दिन यहाँ रहना पड़ेगा, हमून ने उन्हें कहा। हो सकता है 1-2 दिन ज्यादा रुकना पड़े। पूरा जवाब नहीं मिल रहा। मिल जाएगा। कामयाबी साफ तौर पर नजर नहीं आ रही। मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। तुम्हारे रहने का इंतजाम मौजूद है। मैंने मेहमानों के लिए खैमे लगा रखे हैं। तुम्हें पूरा आराम मिलेगा और खाने पीने का इंतजाम भी मौजूद है। शाही महल वाला आराम नहीं मिलेगा, जमीन पर सोना पड़ेगा। अब जाओ, बाहर 2 आदमी मौजूद हैं, उन्हें कहो वो तुम्हें मेहमानों वाले खैमों में ले जाएंगे। हामून के खैमे में बड़े दिए जल रहे थे जिनकी पीली और लरजती रोशनी में हामून पहले से ज्यादा डरावना और पुरअसरार नजर आ रहा था। वो चारों उठे और खैमे से निकल गए। बाहर जो आदमी बैठे हुए थे वह उन्हें एक तरफ ले गए। तकरीबन 100 कदम दूर एक सरसब्ज टीकरी थी जिसके करीब 3-4 खैमे लगे हुए थे। उन आदमियों ने उन्हें बताया कि ये मेहमानों के खैमे हैं और इनमें अपना ठिकाना बना लें। दोनों आदमी ये कहकर चले गए कि वो उनके लिए खाना लाएंगे। अगली सुबह हामून ने चारों को अपने खैमे में बुलाया और फिर वैसी ही हरकतें की जैसी उसने गुज़िश्ता रात की थी। उस रोज़ तो वो बिल्कुल ही पागल हो गया था और नज़र ये आता था कि होशो हवास में नहीं आ सकेगा। इसी कैफियत में उसने अपने नाग से कुछ सवाल पूछे और उसे उसी बच्चे या बूढ़ी औरत की आवाज़ में जवाब मिले। एक बार उसने गुस्से की हालत में नाग की गर्दन पकड़ी और उसका मुंह अपने मुंह में डालकर जोर जोर से झंझोड़ा और फिर उसे मुंह से निकाल दिया। 2-2.5 घंटे बाद उसने इन चारों से कहा कि वो चले जाएं और सूरज गुरूब होने के बाद आएं। वो शाम के बाद हमून के खैमे में गए। उस शाम खैमे में 2 की बजाय 4 दिए जल रहे थे। हमून ने उन्हें वहीं बिठाया जहां पहले बिठाया करता था। हमून खुद उनके सामने आलती पालती मार कर बैठ गया। वही डंडा उसके करीब पड़ा था जिस पर रंग बरंग कपड़े लपेटे हुए थे और एक सिरे पर परिंदों के रंग बरंग पर बंधे हुए थे। उसने डंडा उठाया और उसके साथ ही चारों दिए बुझ गए। हमून ने किसी अजनबी जुबान में बड़े गुस्से में कुछ कहा और डंडा जमीन पर मारा। पहले एक दिया जला। हमून ने उसी जुबान में कोई लफ्ज़ बोला तो दूसरा दिया जल उठा। इसी तरह बाकी 2 दिए भी बारी बारी जल उठे। फिर हमून ने वही हरकतें शुरू कर दी, लेकिन अब उसका अंदाज कुछ मुख्तलिफ था। उसने कहा कि नौशी वहीं बैठी रहे और बाकी तीनों बाहर निकल जाएं।
तीनों आदमी खेमे से निकल गए और खेमे के पर्दे गिर पड़े। कोई ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि खामोन ने तीनों को पुकारा और अंदर बुलाया। तीनों अंदर चले गए। ये सारा मामला इस लड़की का है, खामोन ने कहा। मुझे इशारा भी मिल गया है और उस्ताद की रूह ने भी बताया है कि ऐसी बात है ही नहीं कि ये लड़की जो चाहती है इसमें फौरन कामयाब हो जाएगी। मैंने ये काम अपने ज़िम्मे ले लिया है, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूँगा, लेकिन इस लड़की को अपने अमल में शामिल करना पड़ेगा। वो मैं तुम्हारी मौजूदगी में भी कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करूँगा, क्योंकि तुम इस लड़की को इस हालत में देखोगे तो कहोगे कि ये तो पागल हो गई है, और फिर हो सकता है कि इसका मंगेतर लड़की को घसीट कर बाहर ले जाए। अगर इस काम में किसी ने दखल अंदाजी की तो इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन ये नाग मुझे और इस लड़की को भी डस लेगा और हमें मरने में 1-2 लम्हे ही लगेंगे। हमें तुझ पर एतमाद है, सेलिनोश ने कहा। हम में से कोई भी दखल नहीं देगा, लेकिन ये काम होना चाहिए। ये लड़की और उसका ये मंगेतर शाही खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। इनसे जो इनाम मांगोगे तुम्हें दे देंगे। मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, हमोन ने कहा। मेरी ये दुनिया जो तुम खैमे के अंदर देख रहे हो आबाद रहने दी जाए तो मेरे लिए यही इनाम काफ़ी है। उस रात नौशी के साथियों ने महसूस किया कि नौशी, जो पहले इतना ज़्यादा बोलती थी, आज उस पर खामोशी तारी है और वो गहरी सोच में चली जाती है। उसे किसी ने पूछने की ज़रूरत महसूस ना की। ये सब जानते थे कि वो कौमी जज्बे के मामले में कितनी हसास है और सुल्तनत रोम की अजमत को वो अपनी ज़ाती इज्जत और आबरू समझती है, और चूंकि उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा इसलिए परेशान रहने लगी है। एक और दिन गुजर गया और फिर एक रात आई। वो रात आधी गुजर गई। चांद ने ज़मीन पर चांदनी बखेर रखी थी। सेलिनोश की वैसे ही आंख खुली और वो खैमे से निकला, क्योंकि कुछ घबराहट सी महसूस कर रहा था। उसका ख्याल था कि बाहर ज़रा बैठकर फिर आकर सो जाएगा। वो बाहर निकला तो उसे यूं नजर आया जैसे कुछ दूर दरख्त के साथ कोई बैठा हुआ है। सेलिनोश की फितरत में तजस्सुस कुछ ज़्यादा ही पाया जाता था। उसका एक मुजाहरा तो उसने ये किया था कि नौशी के मंगेतर और मुलाजम को उसने नौशी से गतम गुता देखा तो उससे पूछा कि ये क्या हो रहा है। और जब नौशी ने सारी बात वादे की तो उसके साथ चल पड़ा कि देखें हामोन क्या करता है। उस रात उसने किसी को दरख्त के तने के साथ लग कर बैठे देखा तो उसकी तरफ चल पड़ा, हालांकि वो गहरी नींद से उठा था और नींद उस पर गालब आ रही थी। वहां जाकर देखा तो वो नौशी थी, जो अकेली गहरी सोच में खोई हुई बैठी थी। सेलिनोश को अपने पास देखकर वो चौंकी नहीं, बल्कि उसने इत्मीनान का इजहार किया कि सेलिनोश उसके पास आ गया है। उसने सेलिनोश को अपने पास बिठा लिया। सेलिनोश ने उससे पूछा कि वो यहाँ क्यों आ बैठी है। मैं नहीं जानती तुम कैसे आदमी हो, नौशी ने कहा। मेरे लिए ये यकीन कर लेना मुश्किल है कि मैं तुम्हें एतमाद में लूँ या ना लूँ। मेरे माथे पर कुछ भी नहीं लिखा, सेलिनोश ने कहा। इतना तो सोच सकती हो कि मैं कहीं और जा रहा था और तुम्हारी बातें सुनी तो तुम्हारे साथ यहाँ तक आ गया। मेरे घर वाले ढूंढ रहे होंगे कि मैं कहाँ गायब हो गया हूँ। मुझे तुमसे कोई लालच नहीं। क्या तुम्हारे लिए ये काफ़ी नहीं कि तुम्हारा मंगेतर तुम्हारे एतमाद का आदमी है? नहीं, नौशी ने कहा। उससे एतमाद उठ गया है। अब मैं तन्हा हूँ, मेरे पास घोड़ा है, ख्याल आता है यहाँ से भाग जाऊँ। नौशी, सेलिनोश ने कहा। अब तो मैं पूछ कर ही रहूँगा कि वो क्या बात है जिसने तुम्हें अपने मंगेतर से बदजन कर दिया है। फिर एक वादा करो, नौशी ने कहा। मैं तुम्हारे साथ जो भी बात करूंगी वो मेरे मंगेतर को नहीं बताओगी और मेरे मुलाजम को भी इस बात का इल्म नहीं होना चाहिए। सेलिनोश ने उसे यकीन दिलाने के लिए कि वो उसकी बात को अपने दिल में दफन कर देगा बहुत कुछ कहा और उसे बात करने पर आमादा कर लिया। मुझे इस हामून जादूगर से बचाओ, नौशी ने कहा। इसने मुझे अपने पास तनहा बिठाकर तुम तीनों को बाहर निकाल दिया था। उसने अपने ऊपर कुछ और ही कैफियत तारी कर ली थी। कभी मेरा चेहरा अपने हाथों में थाम कर मेरी आंखों में झांकता और एक बार ये अपना मुंह मेरे मुंह के इतने करीब ले आया कि उसकी पेशानी मेरी पेशानी के साथ लग गई। उसके मुंह से मुझे जो बदबू आई उसे मालूम नहीं मैं बेहोश क्यों ना हो गई। उसकी सांसें इतनी गर्म कि मेरे चेहरे पर जलन महसूस होने लगी। अच्छा हुआ कि उसने अपना मुंह जल्दी पीछे कर लिया। फिर उसने कुछ अजीबोगरीब हरकतें की जो मेरी समझ से बाहर थीं। फिर ये अपने नाग के पास जा बैठा और मेरी तरफ पीठ कर ली। उसने नाग से कुछ पूछना शुरू कर दिया। मुझे तो यूं पता चल रहा था जैसे नाग उसे जवाब दे रहा है। आवाज़ ऐसी ही थी जो तुमने भी सुनी है। आहर नाग ने इसी बारीकी
اور کانپتی سی آواز میں کہا کہ یہ لڑکی تھوڑی سی قربانی دے دے تو یہ ملکہ بنے گی اور وہ سب کچھ پائے گی جو یہ چاہتی ہے۔ ناک سے کچھ اور باتیں کر کے اس نے منہ میری طرف کیا اور مجھے اپنے قریب بلایا۔ میں اس کے سامنے بالکل قریب جا بیٹھی۔ اس نے اپنے ہی انداز اور لہجے میں کچھ اور باتیں کی اور ہر بات کو یہاں پر لے آیا کہ میں اس کے ساتھ بالکل برہنہ ہو کر ایک رات گزاروں تو میرا عزم تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ اس نے کہا کہ مجھے تمہارے اس حسن اور دلکش جسم کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، لیکن اس غیبی طاقت کا جس کے قبضہ میں ہوں حکم ہے کہ تم دونوں کے جسم ایک ہو جائیں اور دونوں کی روحیں اوپر جائیں، پھر ہر مشکل آسان ہو جائے گی اور ہر ارادہ پورا ہوگا۔ میں جان گیا ہوں، سیلینوش نے کہا، یہ شخص جو چاہتا ہے وہ میں سمجھ گیا ہوں۔ تم یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال اور کیا ارادہ ہے؟ تمہیں یاد ہوگا میں پہلے کیا کہتی رہی ہوں، نوشی نے کہا۔ میں یہ کہتی رہی اور اب بھی کہوں گی کہ میں سلطنت روم کی عظمت پر اپنی جان قربان کر دوں گی، لیکن سیلینوش میں عصمت قربان نہیں کر سکتی۔ میں اپنی آبرو کو اپنے منگیتر کی امانت سمجھتی ہوں۔ میرا مذہب اجازت نہیں دیتا کہ اپنی عصمت کسی کو دے دو۔ اگر گناہ کرنا ہی ہے تو کیا اس بدو اور منحوس اور مکروہ آدمی کے ساتھ کیا جائے؟ کیا تم نے اپنے منگیتر کو نہیں بتایا؟ سیلینوش نے پوچھا۔ بتایا ہے، نوشی نے جواب دیا، لیکن وہ بے غیرت اور لالچی نکلا۔ اس نے کہا کہ اس میں کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اس شخص کے ساتھ ایک رات بسر کر لو، پھر تم ملکہ ہوگی اور میں بادشاہ ہوں گا۔ میں نے منگیتر کو بتایا تھا کہ ہامون نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے ہر کل مصر کا بہت بڑا حصہ دے دے گا جہاں میری بادشاہی ہوگی۔ یہ بات منگیتر کو بتائی تو وہ میرے پیچھے پڑ گیا کہ میں ہامون کی یہ بات پوری کر دوں۔ آج شام جب ہامون کے خیمے سے یہاں آئی تو منگیتر کے ساتھ میری لڑائی ہوگی۔ ہم دونوں نے اپنا خیمہ الگ رکھا تھا کہ راز و نیاز اور پیار و محبت کی باتیں کیا کریں گے، لیکن وہ بالکل ہی کچھ اور نکلا۔ تم بتاؤ سیلینوش، میں بھاگ جاؤں یا اپنی جان اپنے ہاتھوں لے لوں؟ اپنی جان کیوں لے لو؟ سیلینوش نے کہا۔ دنیا اس منگیتر پر ختم نہیں ہو جاتی۔ میں تمہیں بتاتا ہوں جو میں 3-4 روز پہلے سے محسوس کر رہا ہوں۔ کسی وقت میں بھی ہامون کی کرامات کو مانتا تھا، لیکن اب نہیں۔ میں دیکھتا رہا ہوں کہ اس کی نظر صرف تم پر رہتی تھی۔ تم ہو بھی اتنی زیادہ خوبصورت اور اتنی دلکش کہ پروہت اور پیشوا بھی اپنی حیثیت اور اپنا مذہب بھول جائیں۔ یہ شخص ہامون مجھے صرف شعبدہ بازی لگتا ہے۔ وہ جو دیے اپنے آپ ہی بجھ گئے اور جل اٹھے تھے، یہ ایک شعبدہ بازی ہے۔ اب تم نے اس سے سارا پردہ ہی اٹھا دیا ہے۔ تم نے کہا ہے کہ میں تمہیں ہامون سے بچاؤں، میں تمہیں بچاؤں گا۔ کیا کرو گے؟ نوشی نے پوچھا۔ یہ مت پوچھو، سیلینوش نے کہا۔ یہ بتا دیتا ہوں کہ تم اپنی جان نہیں لو گی، بلکہ ہامون کی جان لی جائے گی۔ اس کی جان کس طرح لی جائے گی یہ میں تمہیں بتاؤں گا، اور تم نے وہی کرنا ہے جو میں کہوں گا۔ مجھے ابھی بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے؟ نوشی نے بے تابی سے کہا۔ تم شاید نہیں سمجھ سکے کہ میں کیسی پریشان کن صورتحال میں پھنس گئی ہوں۔ میں نے تمہیں اپنے منگیتر کی ذہنی حالت نہیں بتائی۔ وہ تو مرنے مارنے پر اترا ہوا ہے، کہتا ہے کہ ہامون کی فرمائش پوری کرو۔ کرنا یہ ہے، سیلینوش نے کہا، آج رات ہامون کے خیمے میں چلی جانا۔ اس پر یہ ظاہر نہ ہونے دینا کہ تم رضامند نہیں ہو۔ مجھے مشکل میں نہ ڈالو سیلینوش، نوشی نے کہا۔ وہ فوراً مجھے برہنہ ہو جانے کو کہے گا۔ وہ پہلے ہی مجھے بتا چکا ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں گی تو وہ کیا کرے گا۔ وہ کہے بھی تو برہنہ نہ ہونا، سیلینوش نے کہا۔ ہو سکتا ہے وہ زبردستی تمہارے کپڑے اتارے، لیکن گھبرانا نہیں، تمہارا جسم ننگا نہیں ہوگا۔ ایک طرف تو نوشی اس قدر جرأت مند اور جوش و جذبے والی تھی کہ صرف ایک ملازم کو ساتھ لے کر فرما سے چل پڑی اور دشت و جبل سے گزرتی ان دیکھے اجنبی بدوؤں کے علاقے میں جا پہنچی تھی، اور اب اس کا حال یہ تھا کہ دل پر خوف طاری تھا اور وہ مدد اور پناہیں ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ سیلینوش کو اس نے اپنا ہمراز اور ہمدرد تو بنا لیا تھا، لیکن اسے پوری طرح یقین نہیں آیا تھا کہ سیلینوش اس کے حق میں مخلص ہے۔ لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ڈھونڈنے والی بات تھی۔ اس نے یہ خطرہ مول لے لیا کہ ایک ایسے شخص کو اعتماد میں لے لیا جو بدو تھا اور ہامون کی جادوگری کو مانتا تھا۔